तो भाई सबसे पहले तो आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस हैं वो कतई जहर हैं। तो यदि आपने एक भी प्रश्न आज मिस कर दिया तो फिर आपका भला ऊपर वाला ही करेगा। तो फटाफट चलिए एक बार फिर से आज के इस जीके के धमाकेदार प्रैक्टिस सेट पे आ जाइए। यदि आपकी तैयारी में दम है तो इन प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाइए। देखिए मैं आपसे 1000 बार कहता हूँ कि किसी भी नॉर्मल प्रैक्टिस सेट को नॉर्मल समझ के मत सॉल्व करिए। ये समझ लीजिए कि आप एग्जाम में बैठ करके क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा वो आपको चौंका देने वाला होगा। तो चलिए फटाफट आप लोग आ जाइए और डेफिनेटली मैं आपको बता दूं इस प्रैक्टिस सेट से 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में फेंक के आने वाले हैं, टपकने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना। हाँ जी भाई, सबसे पहले तो आप सभी लोग जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप सभी के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट नोटिस है। नोटिस यह है कि कल से यानी 10 मार्च से अनअकैडमी पे इंडियन नेवी SSR AA MR के लिए 2021 बैच का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें टॉप एजुकेटर मिलकर के आपकी तैयारी कराने वाले हैं। तो जितने भी मुझे नेवी के कैंडिडेट देख रहे हैं, चाहे आप SSR की तैयारी कर रहे हो, AA हो या फिर MR की, ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आज ही अपने आप को जो है अनअकैडमी पे इनरोल करो। जाओ आज ही प्लस कोर्सेज बाय करो और कल से जो ये क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है इसे ज्वाइन कर लो। आप देख सकते हैं इसमें प्रियांक प्रभास सर जो है आपको GS और रीजनिंग पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको अनीश पाठक सर, और मयंक चतुर्वेदी सर को तो आप जानते ही हैं, वो आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। सो प्लीज़ जाइए आज ही ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जो कल से शुरू होने वाला है, ठीक है। और चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या चीज़ है। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। अब अगला नोटिस है हमारे एयरफोर्स के कैंडिडेट के लिए। तो 8 मार्च से अनअकैडमी पे ये मिशन एयरफोर्स नाम का प्रैक्टिस बैच शुरू हुआ है 35 दिन का, ठीक है। तो आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो यदि बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने एग्जाम की कम से कम समय में, तो आज ही अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाय करो और जाकर के फटाफट ये प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लो जो 35 दिन का ये प्रैक्टिस बैच शुरू किया गया है। टॉप एजुकेटर हैं इसमें, आप देख सकते हैं रामस्वरूप ज्ञानी सर हैं, मयंक चतुर्वेदी सर हैं, दीक्षा मैम है, अभिषेक सर हैं और सुनील कुमार गुप्ता सर हैं, ठीक है। तो देर बिल्कुल भी नहीं करना है, फटाफट जाइए अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज बाय करके ये प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लीजिए जो 8 तारीख से शुरू हो चुका है, ठीक है। और अगला है NDA के कैंडिडेट के लिए। ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपको NDA के जितने भी कैंडिडेट हैं, आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो ये 45 दिन का क्रैश कोर्स शुरू हुआ है 1 मार्च से, ठीक है। तो फटाफट जाओ अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाय करो और इस क्रैश कोर्स से अपनी तैयारी शुरू कर दो। कम से कम समय में बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट इस क्रैश कोर्स से मिलने वाला है, जिसमें टॉप एजुकेटर मिलकर के जो है आपके इस क्रैश कोर्स में तैयारी करा रहे हैं। तो फटाफट जाइए, आपको कुछ नहीं करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी आपका लिंक मिल जाएगा, उसको अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अपने आपको उस पर रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेज यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर की स्पेशल क्लासेज भी चलती हैं जो बिल्कुल फ्री होती हैं। तो रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेज यूज करने के बाद आप इन्हें बिल्कुल फ्री देख पाएंगे और उसके बाद जो है जब कभी भी आप प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करिए और अपनी तैयारी को एक नया मुकाम देना शुरू कर दीजिए। चलिए अपने क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ जी भाई, तो अब इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले हर बार की तरह वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट मैं डेली लेकर के आता रहता हूं। तो चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का। फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। फटाफट करिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, तुरंत करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास में जुड़ सकें और इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकें। फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे इस क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस प्रैक्टिस सेट का, जो शायद ही आपको पता हो। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी कौन सी है? विच इंडियन नेवी सबमरीन इज ऑपरेटेड ऑन न्यूक्लियर पावर? देख लीजिएगा, बहुत कम लोगों को पता है। फटाफट आप लोग कमेंट करिए, देखता हूं कितने लोगों को पता है। फटाफट कमेंट करिए कि भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं INS चक्र, ऑप्शन नंबर बी है MM चक्र, ऑप्शन नंबर सी है VNS चक्र और ऑप्शन नंबर डी है RVN चक्र। फटाफट कमेंट करिए विच इंडियन नेवी सबमरीन इज ऑपरेटेड ऑन न्यूक्लियर पावर। तो मैं आपको बता दूं, ये इंडियन नेवी की ऐसी सबमरीन है जिसे नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित किया जाता है। तो वो कौन सी है? तो वो है आपका INS चक्र। याद कर लीजिएगा कौन सा है, INS चक्र। एग्जाम में आए तो छोड़ना नहीं है, ठीक है, करके आना है। ऑप्शन नंबर ए याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पे स्थित है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में एक बार नहीं हजारों बार आ चुका है। कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो कह दे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पे है? तो ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं त्रिवेंद्रपुरम। फटाफट कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर बी बैंगलोर, ऑप्शन नंबर सी ट्राम्बे और ऑप्शन नंबर डी है श्रीहरिकोटा। फटाफट कमेंट करिए, मुंबई ट्राम्बे या फिर श्रीहरिकोटा राजस्थान या फिर बैंगलोर या फिर त्रिवेंद्रपुरम, कहां पे है?
तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, खास एकदम तिरुवनंतपुरम में नहीं है, बल्कि तिरुवनंतपुरम के निकट ही थुम्बा नामक स्थान है, वहीं पर ये लोकेटेड है। ठीक है, कौन सा? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्राक्ष किसकी रचना है? फिर से एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। हु इज द ऑथर ऑफ मुद्राक्ष? ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं कालिदास, ऑप्शन नंबर बी विशाखा दत्त, ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करिएगा, मुद्राक्ष किसकी रचना है? फटाफट कमेंट करिए। आप सभी के कमेंट्स देख रहा हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए। आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं कि जो मुद्राक्ष है ये विशाखा दत्त की रचना है। ठीक है, और विशाखा दत्त कौन थे? तो ये आपके इंडियन संस्कृत पोएट थे। ठीक है, यानी भारतीय संस्कृत पोएट थे। ठीक है, संस्कृत की कविताएं लिखते थे। और ये जो आपका मुद्रा राक्षस है ना, ये एक प्रकार का क्या है? प्ले है, नाटक है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? इन हाउ मेनी टाइम्स अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑफ इट्स ऑन एक्सिस? अगर यही नहीं पता है तो कुछ नहीं पता होगा, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं 23 घंटे 59 मिनट और कुछ सेकंड। फटाफट कमेंट करिएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है। ऑप्शन नंबर बी है 22 घंटे 16 मिनट और कुछ सेकंड, ऑप्शन नंबर सी है 24 घंटे 36 मिनट और कुछ सेकंड, और ऑप्शन नंबर डी है 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड। तो फटाफट कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं, जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे जो एक चक्कर है 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड में लगाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाइमिंग याद कर लीजिएगा, 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड में। और इसकी स्पीड क्या है? मतलब पृथ्वी अपने जो है अक्ष पे किस स्पीड से घूमती है? तो ये भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। किस स्पीड से? 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। और पृथ्वी के अपने अक्ष पे चक्कर लगाने के ही कारण जो है क्या होता है? पृथ्वी पे दिन और रात होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, शून्यकाल जीरो हावर कितने बजे शुरू होता है? अब ये जीरो हावर क्या है भाई? ये संसद में लागू किया जाता है जीरो हावर। ठीक है, तो आप बताइए कि शून्यकाल कब लागू किया जाता है संसद में? कब शुरू होता है? कितने बजे से शुरू होता है जीरो हावर, शून्यकाल? ठीक है, आपको पता होगा शून्यकाल क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि संसद में जितने एमपीज होते हैं, ठीक है, उनको मौका दिया जाता है जीरो हावर में कि वो पब्लिक की जो परेशानियां हैं, ठीक है, देश की पब्लिक की परेशानियां जो है वो सामने रख सकें। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या होता है कि उनको 10 बजे ही जो है क्या करना पड़ता है? बताना पड़ता है कि वो कौन सी परेशानी रखने वाले हैं। ठीक है, संसद में सामने सबके। तो ये शून्य हावर यानी जीरो हावर कितने बजे शुरू होता है? ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ, फटाफट कमेंट करिएगा, 1 बजे, ऑप्शन नंबर बी 10 बजे, ऑप्शन नंबर सी 12 बजे, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 बजे। एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो संसद में जीरो हावर है वो कितने बजे शुरू होता है? 12 बजे शुरू होता है। कितने बजे? 12 बजे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विम्बेक्स 2018 किन देशों के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? यही नहीं पता है तो कुछ नहीं पता होगा, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। लगभग सभी जो है डिफेंस एग्जाम में, जितने भी लेटेस्ट में डिफेंस एग्जाम हुए हैं 19-20 में, सब में ये पूछा गया है कि 2018 वाला जो विम्बेक्स ये हुआ था संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये किन देशों के बीच में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ, क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश वाले कैंडिडेट। विम्बेक्स अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाज हेल्ड विद इन विच कंट्री इन 2018? ऑप्शन नंबर ए है भारत और वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी उत्तर कोरिया और जापान, ऑप्शन नंबर सी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान और चीन। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये जो विम्बेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि 2018 में हुआ था, ये किसके बीच में हुआ था? फटाफट कमेंट करिए। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, मैं देख सकता हूं, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, लेकिन कई लोगों के जवाब बिल्कुल गलत हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, जो ये विम्बेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास है, विम्बेक्स ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2018 वाला, ये हुआ था भारत और वियतनाम के बीच में। किसके बीच में? भारत और वियतनाम के बीच में। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एग्जाम में आए तो दबा के लाइक ठोक दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया। अब यही नहीं पता तो कुछ नहीं पता होगा, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। नेम द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर विच जीएसटी वाज पास्ड। तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर जो है जीएसटी पास किया गया था और कब किया गया था? अभी ये क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था, फटाफट कमेंट करेगा। 121वां, ऑप्शन नंबर बी 122वां, ऑप्शन नंबर सी 123वां, या फिर ऑप्शन नंबर डी 124वां। तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है जीएसटी पारित किया गया था? तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 122 के अकॉर्डिंग जो है जीएसटी पारित किया गया था। किसके अकॉर्डिंग? 122, ठीक है। तो संविधान संशोधन 122 के तहत जीएसटी पारित किया गया था, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों वो भी जीएसटी से संबंधित है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू किया गया? तो कब से लागू कर दिया गया था? भारत में जीएसटी कब से लागू किया गया है? फ्रॉम व्हेन वाज जीएसटी अप्लाइड थ्रू होल कंट्री? ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ। फटाफट कमेंट करिए, सबको पता है क्योंकि आप ही के समय में ये लागू हुआ है। अभी 3 साल पहले की बात है भाई, 3-4 साल पहले की बात है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ 15 जुलाई 2017 से, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2017 से, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1 अगस्त 2017 से, या फिर ऑप्शन नंबर डी 10 अगस्त 2017 से। फटाफट कमेंट करिएगा कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब से लागू किया गया। तो मैं आपको बता देता हूं, जो जीएसटी है यानी वस्तु एवं सेवा कर है, ये भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। कब से? 1 जुलाई 2017 से। याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप यही ऑप्शन ट्रिक करेंगे, 1 जुलाई 2017। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा, ये किसको नहीं पता है? सूर्योदय का देश, ठीक है, लैंड ऑफ राइजिंग सन जिसको बोलते हैं, ठीक है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? विच कंट्री इज फेमस एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? देखिए मैं आपको बता देता हूं कि उस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहला सूरज जो है वहीं पे दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज सबसे पहले उसी देश में उगता है, ठीक है, सबसे पहला सूरज वहीं दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं। फटाफट कमेंट करेगा, सबको पता है, एग्जाम में 100 बार से ऊपर आ चुका है, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर डी है फिनलैंड। तो फटाफट कमेंट करिएगा विच कंट्री इज फेमस एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। देखिए अभी काफी सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गलत जवाब दिया है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, प्लीज थोड़ा इस पे अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि किस देश को जो है लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है, ठीक है, राइजिंग सन बोला जाता है, तो वो है आपका जापान, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जापान में सूरज सबसे पहले निकलता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और बनता है कि विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ मिड नाइट सन, ठीक है। क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ मिड नाइट सन, यानी जो है वहाँ पे रात में सूरज निकलता है, ठीक है। तो उस कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे रात में सूरज निकलता है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोला जाता है। तो आप क्या लगाएंगे आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। तो वो कौन सा देश है? वो नॉर्वे है, ठीक है। तो नॉर्वे में सूरज सबसे पहले निकलता है, मतलब रात में निकलता है, सॉरी सबसे पहले नहीं, रात में निकलता है, ठीक है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। अब देखिए यहाँ पे खास बात क्या है यहाँ पे कि 12:40 पे, ठीक है, 12:40 पे यहाँ पे सूर्य वो होता है, डूबता है, ठीक है। और फिर 40 मिनट बाद, यानी 40 मिनट बाद आपका जो है 1:20 पे क्या होता है? सूरज फिर से उग जाता है, ठीक है। क्या होता है? उग जाता है, इसीलिए बोला जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, नॉर्वे को याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये नहीं पता है तो कुछ नहीं पता होगा, एग्जाम में आ चुका है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे? ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ 5 जून, ऑप्शन नंबर बी 15 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 4 नवंबर और ऑप्शन नंबर डी है 14 दिसंबर। फटाफट कमेंट करेगा विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे? तो वो है आपका 14 दिसंबर। कब? 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूकी भांबरी का संबंध किस खेल से है? देख लीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो प्लेयर हैं ये आपके इंडिया के ही हैं, ठीक है, इंडिया के ही स्पोर्ट्स पर्सन है, ये प्लेयर हैं यूकी भांबरी। तो ये किस खेल से संबंधित है? अब इतना मैंने बता दिया तो आप ये बता ही सकते हैं कि किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं टेनिस, ऑप्शन नंबर बी तैराकी, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन और ऑप्शन नंबर डी है क्रिकेट। फटाफट कमेंट करिए, बिल्कुल सही, काफी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। बहुत सही, आपने बहुत सही जवाब दिया। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यूकी भांबरी का संबंध है टेनिस से। किससे? टेनिस से। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2019 के ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर चैंपियनशिप के ये विनर रहे, ठीक है। 19 में बोल रहा हूँ, 2009, ठीक है, 2009 के जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर चैंपियनशिप हुआ था उसके ये विनर रहे थे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। कौन? यूकी भांबरी, बहुत ही फेमस प्लेयर हैं टेनिस के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों,
डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? डीसीएम ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम? सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये डीसीएम ट्रॉफी है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो डीसीएम ट्रॉफी का फुल फॉर्म होगा दिल्ली क्लॉथ मिल्स ट्रॉफी। ठीक है, दिल्ली क्लॉथ मिल्स ट्रॉफी। अब तो बताइएगा कि दिल्ली क्लॉथ मिल्स ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, किस खेल में ये दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, या फिर ऑप्शन नंबर डी गोल्फ। फटाफट कमेंट करिएगा, आप सभी के कमेंट्स मैं देख रहा हूँ। फटाफट जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करिए और जरा दबा के एक बार फिर से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। बहुत ही कम बच्चे दिख रहे हैं क्लास पे, फटाफट शेयर करिए और फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं कि डीसीएम ट्रॉफी का जो संबंध है वो फुटबॉल से है। ठीक है, किस खेल से? फुटबॉल से। फुटबॉल में दिया जाता है डीसीएम ट्रॉफी। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? अब ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। माइकल फेल्प्स इज रिलेटेड टू विच गेम? ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ क्रिकेट, फटाफट कमेंट करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिलियर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी शतरंज, और ऑप्शन नंबर डी है तैराकी यानी स्विमिंग। फटाफट कमेंट करिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो माइकल फेल्प्स हैं ये तैराकी से संबंधित हैं। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? ये अमेरिकन हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? अमेरिकन प्लेयर हैं। ठीक है, ये तैराकी से संबंधित हैं और ये क्या करते हैं? ये एक फॉर्मर अमेरिकन कॉम्पिटिटिव स्विमर हैं। ठीक है, मतलब कॉम्पिटिटिव मतलब समझ रहे हैं ना, रेस लगाते हैं। ठीक है, स्विमिंग का। तो याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नहीं पता है तो देख लीजिए। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? व्हेन वाज अर्जुन अवार्ड स्टार्टेड? एग्जाम में काफी बार जो है आ चुका है। तो अर्जुन पुरस्कार पहली बार कब पुरस्कृत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1989। फटाफट कमेंट करिए, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं पता होना चाहिए, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। 1989, ऑप्शन नंबर बी है 1899, और ऑप्शन नंबर सी है 1961, और ऑप्शन नंबर डी है 1997। तो फटाफट कमेंट करिएगा दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो अर्जुन पुरस्कार है वो पहली बार कब दिया गया था? 1961 में। कब? 1961 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एग्जाम में आए तो ट्रिक कर लीजिएगा। और ये अर्जुन पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको पता होना चाहिए। जो अर्जुन पुरस्कार है ये खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, जो खेल कूद के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। याद कर लीजिएगा, पहली बार कब दिया गया था? 1961 में। यानी कब शुरू हुआ था? 1961 में। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपर कट किस खेल से संबंधित है? अपर कट इज ए टर्म यूज्ड इन विच गेम? तो फटाफट कमेंट करिए, अपर कट इज ए टर्म रिलेटेड टू विच गेम? ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ बॉक्सिंग, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी बोलता हूँ तैराकी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो अपर कट टर्म जो है किस खेल से संबंधित है, किस गेम में यूज किया जाता है? अपर कट टर्म, अपर कट शब्द का जो है इस्तेमाल किस जो है खेल में किया जाता है? तो वो है आपका बॉक्सिंग। किस गेम में? बॉक्सिंग में जो है अपर कट का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक टर्म है जो अपर कट बॉक्सिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अब हम लोग अपने इस क्लास के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। ये जो हमारा क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, आपको भी पता है हमारे क्लास का रूल है, जो अंतिम क्वेश्चन होता है वो आप सभी के लिए होता है। जितने भी लोग देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है। मैं एक क्वेश्चन से आपके इस पूरे क्लास का परफॉर्मेंस जान लेता हूँ, और आप सभी लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपने 16 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं, ताकि उस हिसाब से क्वेश्चन में और हाई या फिर लो कर सकूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सबको नहीं पता होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। तो देखता हूं कितने लोगों को पता है, कितने लोग सही बता पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है जो बैडमिंटन का कॉर्क होता है, आप जो बैडमिंटन की चिड़िया देखते होंगे जिससे खेला जाता है, तो उसके नीचे जो रबड़ का कॉर्क होता है, ठीक है, वो रबड़ का होता है, तो वो कॉर्क का उसका वजन कितना होना चाहिए? ठीक है, कितना वजन होता है, मतलब उसके लिए एक फिक्स वजन होता है कि इतने का ही वो होना चाहिए। तो उसका वजन कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ 5.71 से लेकर के 6.71 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी बोलता हूँ 4.74 से लेकर के 5.51 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी बोलता हूँ 6.78 से लेकर के 7.68 ग्राम। तो जो सही आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। बाकी आज का अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो आप प्लीज़ यस जरूर कमेंट करिएगा कि क्या आपको आज के इस क्लास के क्वेश्चंस पसंद आए कि नहीं। बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, इन क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है इस क्लास पे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बाकी फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।